आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। कौन है? 1 मिनट तो रुक जाओ। अरे बाबा आ गई। डोरबेल बजाते ही जा रहे हैं। अरे सौरभ, तुम तो सरप्राइज ही दे दिए। हाँ मुस्कान, मैं मेरी बिटिया का बर्थडे है और मैं आता नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? सौरभ की बेटी जब अपने पिता की आवाज़ सुनती है तो खुशी की मारे उछल पड़ती है। इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कब पापा मेरे पास आ जाएं। और फिर सौरभ और उसकी वाइफ मुस्कान दोनों लोग फटाफट करके अपनी बिटिया के पास आ जाते हैं। बेटा देखो, तुम्हारा बर्थडे है ना, तो आज मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा खिलौना लाया हूँ। ये खिलौना देखो, तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं मेरी प्यारी बच्ची? हाँ पापा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा गिफ्ट दिए हैं आप पापा। थैंक यू पापा, आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। सौरभ सुनिए, आप ना अपनी प्यारी बच्ची से बात कर लीजिए। बहुत दिन के बाद मिले हैं ना बाप बेटी। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आपका बड़ा इंतज़ार करती रहती है आपकी बच्ची। सौरभ को इतना बोल करके मुस्कान किचन की तरफ सौरभ के लिए पानी लेने चली जाती है। जैसे किचन में पहुंचती है, पहले ना मैं साहिल को फ़ोन कर देती हूँ, उसको बता दूँ कि मेरा पति वापस आ गया है और फिर आगे का क्या प्लानिंग है वही बताएगा। हेलो साहिल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा पति वापस आ गया है, आगे की क्या प्लानिंग है फटाफट मुझे बता दो। अच्छा ठीक है ठीक है मुस्कान, तुम ऐसा करो, घर के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पे बेहोशी की दवा दे देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है साहिल, मैं मौका देखते ही आ रही हूँ, लेकिन जल्दी से जल्दी मुझे दवा दे देना, ठीक है? हाँ हाँ बाबा, मैं यहीं पास के ही गार्डन में खड़ा हूँ, तुम जल्दी से आओ, मैं दवाई वहीं पे दे देता हूँ। ओके ओके बाबा, आ रही हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद मुस्कान पानी लेती है और फिर धीरे धीरे करके सौरभ के पास पहुंच जाती है। सौरभ को पानी देते हुए अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुम ऐसा करो, जाके अंदर पढ़ाई कर लो। पापा बहुत दूर से आए हैं ना, तो थक गए हैं। तुम्हारे पापा अब खा पी के थोड़ा टाइम आराम करेंगे। सौरभ को भी बोलती है कि आप पानी पी के हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। बेटी धीरे धीरे करके अपने रूम में पढ़ने चली जाती है और फिर सौरभ भी अपना हाथ पैर धोने वॉशरूम में चला जाता है। मौका देखते ही तुरंत मुस्कान दरवाजे के पास जाके खड़ी हो जाती है। अरे ये साहिल ना भी ना पता नहीं कितना टाइम लगाता है, कहीं मेरा पति सौरभ वापस ना आ जाए वॉशरूम से। न जाने कहाँ रह गया ये साहिल। अरे यार साहिल, कितना टाइम लगाते हो, दो अच्छे दवा मुझे फटाफट। हाँ मुस्कान ये लो, और ऐसा करना, इसको अच्छे से खाना में मिला के खिलाना, ऐसा ना हो कि अगली बार की तरह वो बेहोश ही ना हो, हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाए। ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा। हाँ हाँ बाबा ठीक है, मैं जा रही हूँ, अब तुम भी जाओ। ये साहिल भाई साहब की वाइफ मुस्कान भाभी पता नहीं किससे बात करती रहती है। मैं कितनी बार साहिल से बोला, लेकिन वो अपनी बीवी पे ध्यान ही नहीं देता है। पता नहीं ये कौन है। खैर मुझसे क्या, मैंने तो उसको बोल दिया था, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं कुछ इनके घर में उल्टा पुल्टा तो नहीं चल रहा है। पता नहीं ये कौन है जो आए दिन मिलने आता है। इधर मुस्कान दवा लेकर किचन में आ जाती है और कुछ दवाएं खाना में मिला भी देती है। फिर उसके बाद, अरे मैंने कहीं दवा कम तो नहीं मिलाया, ऐसा ना हो सच में वो अगली बार की तरह बेहोश ही ना हो और हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाए। ऐसा करती हूँ ना कि पूरा दवा मिला देती हूँ। इतना सोच करके मुस्कान जितना भी दवा था पूरा खोल के सब्जी में मिला देती है और फिर खाना को लेती है और वो सौरभ के पास पहुंच जाती है। ये लो सौरभ, जल्दी जल्दी खाना खा लो, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। हाँ मुस्कान दे दो, सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं खाना कब से खाया था, इसीलिए काफ़ी टाइम हो गया ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फटाफट खा लेता हूँ। हाँ हाँ अब बात मत करो सौरभ, खाना खाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा ना और स्वाद भी नहीं मिलेगा। चलिए अब आप खाना खाइए। कान की इतनी प्यार भरी बातें सुन करके सौरभ भी गदगद हो जाता है और फिर वो फटाफट खाना खाने लगता है। खाना रियल में बहुत टेस्टी था, इसीलिए वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, खाना खाए जा रहा था। अरे मुस्कान, तुम तो सारा खाना मेरे पसंद का बनाई हो, ऐसा करो तुम भी आके मेरे साथ खाना खा लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आ जाओ बैठ जाओ। अरे अरे नहीं सौरभ, अभी तो मैंने खाना खाया, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आने वाले हो, नहीं तो मैं नहीं खाती, फिर आपके साथ ही खाती, आप मुझे बताए भी नहीं थे।
मुस्कान की बातें सुन करके फिर सौरभ खाना खाने लगता है और खाना खा लेता है। पूरा खाना ख़त्म होने के बाद उसको थोड़ा सा चक्कर सा फील होने लगता है। फिर वो मुस्कान से कहता है, अरे अरे मुस्कान, मुझे ना थोड़ा सा चक्कर सा लग रहा है, शायद मैं बहुत दूर से ट्रैवलिंग करके आया हूँ ना, तो इस वजह से मुझे थकावट फील हो रहा है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ सौरभ, क्यों नहीं, थोड़ा सा आराम तुम कर लो, सच में बहुत दूर से ट्रैवलिंग करके आए हो ना, इस वजह से बहुत थक गए होगे, तुम आराम करो, ठीक है। दवा का असर इतना ज़्यादा था कि सौरभ सोफे पर ही बेहोश होकर लेट जाता है। दवा तो अपना काम कर दिया, सौरभ तो बेहोश हो गया। अब ऐसा करती हूँ, फटाफट करके साहिल को फ़ोन करके बुला लेती हूँ, आगे का क्या करना है वही बताएगा। हेलो साहिल, सौरभ ना बेहोश हो गया, मैंने अपना काम कर दिया है। कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर साहिल आ जाता है और फिर साहिल और मुस्कान दोनों लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि अब आगे क्या करना है सौरभ का। फिर साहिल कहता है, ये लो मुस्कान, ये खंजर इस सौरभ के सीने पर उतार दो और हम दोनों आज़ाद हो जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं रोकेगा, हमें किसी का डर नहीं होगा। अरे अरे साहिल, ये क्या कर रहे हो, ना ना मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है, ना बाबा ना, मैं तो नहीं कर सकती। अरे मुस्कान, किस चीज़ का डर रही हो, मैं हूँ ना, चलो जल्दी जल्दी ये खंजर पकड़ो, नहीं सच में कोई आ जाएगा। इतना कहते हुए साहिल और मुस्कान दोनों लोग खंजर पकड़ते हैं और फिर सौरभ के सीने से आर पार कर देते हैं। सौरभ का तो चीख भी नहीं निकलती, बेचारे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहीं दरवाजे पर खड़ी बेटी ये सब कारनामे देख के बहुत तेजी से चिल्ला देती है। उसकी चीख की आवाज़ सुन के, अरे ये कैसी आवाज़ थी, ये तो सौरभ भाई साहब के रूम से था, क्या हुआ होगा, चलो चल के देखता हूँ। अरे ये कहाँ से आ गई मुस्कान, अब क्या होगा, इसने तो सब कुछ देख लिया, अब ये किसी को बताना दे। साहिल तुम टेंशन मत लो, इसको तो मैं देख लेती हूँ, किसी को बताएगी क्या, बताने लायक जब छोड़ूंगी तब ना। अपनी ही आँख से अपने पिता की मृत्यु देखने के बाद सौरभ की बेटी रोए जा रही थी, तभी मुस्कान, ए लड़की, क्या रोए जा रही हो, हाँ क्या देखा तुमने, तुमने कुछ नहीं देखा, अगर किसी को तुमने कुछ बताया याद रखना, जैसे तुम्हारे पिता की हाल की हूँ ना, वैसे तेरा भी हाल करूँगी, समझ गई। जी मम्मी, जी मैं समझ गई, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली, मम्मा मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे मत मारना मम्मा, मुझे छोड़ दो मम्मा। कुछ ही टाइम बाद साहिल और मुस्कान सौरभ को एक नीले ड्रम में पैक कर देते हैं। चलो एक बहुत बड़ा काम हो गया, सौरभ नाम की बला से तो जी छूटा, अब हम दोनों आज़ाद हैं। पहले ऐसा करो, तुम जाके मार्केट से सीमेंट लाओ, ताकि मैं इस ड्रम का अच्छे से पैकिंग कर दूँ, ताकि इसकी स्मेल भी पड़ोसियों तक ना पहुँच पाए। तभी मुस्कान के घर पे पड़ोसी पुलिस लेकर पहुंच जाते हैं। पुलिस को तो देखते ही साहिल और मुस्कान के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मुस्कान कभी साहिल को देखती तो कभी पुलिस की तरफ देखती। अब मुस्कान को समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। ये कौन है और तुम्हारा पति कहाँ है, जल्दी से अपने पति को बुलाओ, मुझे कुछ उससे बात करनी है, जल्दी करो। पुलिस अंकल, मेरे पापा को ये अंकल और मम्मी ने मिल के मार दिया और इस ड्रम में रख दिया है, और इन्होंने तो मुझे भी मारने की धमकी दी थी, किसी को मैं बताऊंगी तो मुझे भी मार डालेंगी। बता करके सौरभ की बेटी रोने लग जाती है अपने पापा के लिए। ऐसी औरत हो जी, तुम्हें अपने ही पति का कत्ल करते समय तुम्हारा हाथ नहीं कांपा, अपनी बेटी के सिर से उसके पिता का साया हटाते समय तुम्हें जरा सा दर्द नहीं हुआ। मुस्कान और साहिल के कारनामे से तो पुलिस भी दंग थी। काफ़ी कुछ कहने के बाद मुस्कान और साहिल को लेकर के पुलिस थाने चली जाती है। आप लोग को बताते चलूं कि ये कहानी कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये सत्य पे आधारित कहानी है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में न जाने कितने हो रहे हैं, हर रोज कितने केस बन रहे हैं। मुस्कान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो किसी की अफेयर में थी तो भाग जाती, तलाक दे देती, कम से कम किसी का बेटा, किसी का पिता तो जिंदा रहता। सोचिए सौरभ की माँ के दिल पे क्या बीता होगा जब उनको ये पता चला होगा कि उनकी ही बहू ने उनके बेटे को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके टुकड़ों में काट डाला। एक माँ को अपने बेटे से ज़्यादा प्यारा इस दुनिया में कोई
कुछ लगता ही नहीं है। अगर अब उसके बेटे के बदन पे ये खरोच भी दिख जाए ना तो माँ की जान निकल जाती है। अपनी बेटी को टुकड़ों में देख करके उनकी माँ पे क्या बीती होगी। मेरी तो रूह कांप जाती है सोच के ही, क्योंकि मैं भी एक माँ ही हूँ। इस घटना के विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।